गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले, पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली से स्रावित होने वाले हार्मोनों पर आपसे चर्चा की। मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम होता है वैसोप्रेसिन और दूसरे का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखिए, वैसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में मैं बात करता हूं। मानव के वृक्कों में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जिन्हें हम वृक्क नलिका भी कहते हैं। वृक्क नलिकाओं के द्वारा जल अवशोषण, वृक्क नलिकाओं के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है। और ये जल अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी क्या है कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। जब मनुष्य में एडीएच हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब मनुष्य में एडीएच हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मैंने आपको बताया मूत्र कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। और रक्त कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, जिस रोग को मूत्रलता या उसे किस नाम से जाना जाता है? डाईयूरेसिस डिजीज के नाम से उसे क्या है जाना जाता है। मूत्रलता या उसे डाईयूरेसिस डिजीज के नाम से क्या है जाना जाता है। दूसरा हार्मोन मैंने आपको बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो गर्भवती महिलाओं के अंदर, गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उन स्त्रियों के गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों के अंदर जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियों के संकुचन के अंदर संकुचन की क्रिया को प्रेरित करने में क्या होता है? सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनके गर्भाशय की दीवारों की अनैच्छिक पेशियों को संकुचित करने का कार्य जो किया जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। साथ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है जिससे शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। प्रसव के पश्चात जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं उनको पुनः सामान्य स्थिति में लाने का जो कार्य किया जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्रावण की क्रिया में, दुग्ध स्रावण की क्रिया को क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य करता है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव की गर्दन में पाई जाती है, ग्रीवा वाले भाग में पाई जाती है और श्वास नली के आधार और पार्श्व सतह पर क्या है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि का आकार मैंने आपको बताया एच आकार की होती है, द्विपालित होता है, गुलाबी रंग की होती है, जिसकी लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, इसका वजन लगभग 25 ग्राम होता है। ठीक है, और आपको बताया कि थायराइड जो ग्रंथि होती है वो अनेक छोटी छोटी गोलाकार पुटिकाओं से बनी होती है जिनमें क्या होते हैं? कोलाइडर पदार्थ क्या होता है? भरे हुए होते हैं। बात समझ में आ गई? आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, लेसन नंबर हमारा चल रहा है 29 और आपको हम बता चुके हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। और आज का जो टॉपिक है हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। देखिए, थायराइड ग्रंथि के द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं? स्रावित होते हैं।
थायराइड ग्रंथि के द्वारा कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं? थायराइड ग्रंथि के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 T3 हार्मोन, नंबर 2 T4 हार्मोन और नंबर 3 कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन। सबसे पहले बात करते हैं T3 हार्मोन। T3 हार्मोन का पूरा नाम है ट्राई आयोडो, T4 ट्राई आयोडो आयोडो थायरोनिन थायरोनिन हार्मोन। यहाँ पे क्या है, 4 है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन। यहाँ पे टी के साथ 3 है तो ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन। इसको बोलेंगे टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। T3 जो हार्मोन होता है, इसमें मुख्यतः ये हार्मोन जो होता है T3 हार्मोन, ये किससे बना होता है? आयोडीन से क्या होता है? बना होता है। T3 हार्मोन किससे बना होता है? आयोडीन से बना होता है। और ये हार्मोन क्या होता है? बहुत अधिक क्या होता है? सक्रिय अवस्था के अंदर क्या है? पाया जाता है। कैसा होता है? बहुत अधिक सक्रिय होता है। मैं आपको बता दूं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का 10% भाग का निर्माण T3 हार्मोन के द्वारा किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का 10% हार्मोन, ठीक है, 10% हार्मोन या 10% भाग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? T3 के द्वारा किया जाता है। तो 10% जो हार्मोन थायराइड के द्वारा स्रावित किया जाता है वो T3 के द्वारा क्या है? किया जाता है। मैं आपको बता दूं ये T3 हार्मोन का निर्माण कैसे होता है। T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, सॉरी मैं बात कर रहा हूं T3 और T4 हार्मोन, ये दोनों क्या हो जाते हैं? संयोजित हो जाते हैं। T3 और T4 हार्मोनों के संयोजित होने पर एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनता है जिसे थायराइड हार्मोन या उसे थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। आपसे अगर यूं पूछा जाए कि भाई थायराइड ग्रंथि से मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन किससे बनता है? T3 और T4 हार्मोनों का जब संयोजन हो जाता है, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो मिलने पर थायरोक्सिन हार्मोन का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो मैंने आपको बताया T3 हार्मोन मुख्य रूप से आयोडीन से बना होता है, अधिक सक्रिय अवस्था में होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का 10% भाग, ठीक है, का निर्माण करता है। और T3 और T4 हार्मोन के संयोजन से थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है? निर्माण होता है। बात करते हैं T4 हार्मोन के बारे में। देखिए यह हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि का लगभग 60 से लेकर के 65% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। यह T4 जो हार्मोन होता है, ठीक है, यह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का लगभग 60 से लेकर के 90% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। यह हार्मोन मैंने बताया, सीधे शब्दों में कहें तो T4 जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि का 60 से लेकर के 90% भाग का निर्माण करता है। इस हार्मोन का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आयोडीन और टायरोसिन के द्वारा होता है। आयोडीन और टायरोसिन के द्वारा होता है। T4 हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? मेजरली आयोडीन और टायरोसिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयोडीन और टायरोसिन के द्वारा होता है। ये कम सक्रिय अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? ये कम सक्रिय अवस्था के रूप में क्या है? पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? कम सक्रिय अवस्था में पाया जाता है।
T4 हार्मोन जिसे हम टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन कहते हैं, इस T4 हार्मोन का जो निर्माण होता है वो मैं बता दूं पुटक कोशिकाएं होती हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके अंदर क्या होती है, पुटक कोशिकाएं होती है। पुटक कोशिकाएं जो होती हैं वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की उपस्थिति में इस हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो T4 हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि के अंदर उपस्थित पुटक कोशिका TSH की उपस्थिति में इस हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो T4 हार्मोन मैंने बताया थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, थायराइड ग्रंथि का कुल थायराइड ग्रंथि का 60 से 65% भाग T4 हार्मोन का होता है। T4 हार्मोन का निर्माण आयोडीन और टायरोसिन से होता है, ये कम सक्रिय होता है। और T4 हार्मोन जो होता है इसका निर्माण पुटकीय कोशिका और TSH की उपस्थिति में होता है। सबसे लास्ट में बात कर रहा हूं कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है, C प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मैंने कल बताया था कि थायराइड जो होता है उसके अंदर गोलाकार क्या पाई जाती है, इस तरीके से गोलाकार क्या पाई जाती है, पुटिकाएं पाई जाती हैं या गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इन गोलाकार संरचनाओं के मध्य में ये क्या होता है, ये स्थान होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर कुछ स्थानों पर क्या पाई जाती है, C आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं C आकार की जो कोशिकाएं होती हैं, थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाने वाली C आकार की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो C कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। देखिए ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, मानव के शरीर के अंदर अस्थियों के विघटन को कम करने का कार्य करता है, ठीक है, यानी कि बोन डिकम्पोजिशन को रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है, अस्थियों के विघटन को, बोन डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अस्थियों के विघटन को रोकने का क्या करता है, एक कार्य तो ये किया जाता है। दूसरा है मानव के मूत्र के अंदर कैल्शियम के उत्सर्जन में क्या करता है, वृद्धि करता है। यानी कि कैल्सिटोनिन हार्मोन मूत्र में बनने वाला या मूत्र में उपस्थित जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या करता है, बढ़ाने का या वृद्धि करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। बात समझ में आ गई। परंतु एक बात ध्यान रखने की है, हमारे थायराइड ग्रंथि के अंदर ही क्या पाई जाती है, दो बटन होते हैं, दो इधर होते हैं, दो इधर होते हैं, यानी कि कुल 4 बटन के आकार की संरचना होती है जिन्हें पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं। तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत क्या करता है, कार्य करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन के विपरीत क्या करता है, कार्य करता है। एक बार फिर सुनिए, थायराइड ग्रंथि के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 मैंने बताया, T3 का पूरा नाम है ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि का लगभग 10% भाग का निर्माण करता है, आयोडीन से बना होता है, अधिक सक्रिय अवस्था में होता है। T3 और T4, ठीक है, दोनों के संयोजन से थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। T4 जिसको बोलते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि का लगभग 60 से 65% भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। T4 जो होता है यह आयोडीन और टायरोसिन से बना होता है, कम सक्रिय अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, कम सक्रिय अवस्था के रूप में क्या है, पाया जाता है। कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि की C कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है, जो अस्थियों के विघटन को रोकने का काम करता है या विघटन को कम करने का काम करता है, तथा मूत्र के अंदर उपस्थित जो कैल्शियम होता है उसके उत्सर्जन को क्या कर देता है, बढ़ाने का कार्य करता है। और पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के विपरीत ये क्या करता है, कार्य करता है। कौन कार्य करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन कार्य करता है।
देखिए ये हमने आपसे बात की है थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों पर। अब हम आपसे बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के कार्य, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि के कार्य, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला कार्य हम बात कर रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि का पहला कार्य क्या है। आपको मैं बता दूं कि मानव के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनको क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीकारक उपापचयी क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। मानव के शरीर में ऑक्सीकारक उपापचयी क्रियाओं को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब बढ़ाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। अर्थात ये ऊर्जा के उत्पादन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जो शरीर की वृद्धि के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो पहला मैंने बताया कि ये ऑक्सीकारक उपापचयी क्रियाओं को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऑक्सीकारक उपापचयी क्रियाओं को बढ़ा देते हैं जिससे ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। और ऊर्जा के उत्पादन के फलस्वरूप शरीर के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। शरीर के आकार में या शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर बात हो गई। दूसरा पॉइंट हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल देखे होंगे, ठीक है, शीत रुधिर जंतु, ठीक है, शीत रुधिर जो जंतु होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, उनमें थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन जो होते हैं वो परासरण नियमन की क्रिया में सहायक होते हैं, साथ में निर्मोचन की क्रिया में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है यह कोल्ड ब्लडेड एनिमलों के अंदर परासरण नियमन और निर्मोचन की क्रिया में निर्मोचन का कार्य करती है। तो मैंने बताया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, ठीक है, शीत रुधिर जंतुओं के अंदर ये क्या काम करती है, ये दो काम करती है, परासरण नियमन का कार्य करती है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का कार्य करती है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया ये कौन सा कार्य करती है, निर्मोचन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। देखिए तीसरा कार्य पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए थायराइड ग्रंथि जो होती है ये क्या काम करती है, मनुष्य के अंदर एंजाइमों के निर्माण की क्रिया में सहायक होती है, या हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो एंजाइमों के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया के अंदर क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया में, एंजाइमों के निर्माण की क्रिया में और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। साथ में जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उन तंत्रिकाओं के कार्य को बढ़ाने का भी क्या करती है, कार्य करती है। तो आपको मैंने बताया थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो क्या काम करते हैं, एंजाइमों के निर्माण में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और किसमें सहायक होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और तंत्रिकाओं के कार्य को बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए नेक्स्ट कार्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्य आपको जब हम एड्रेनल ग्रंथि पढ़ाएंगे तब भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखिए तंत्रिका स्रावी रसायन होते हैं, ठीक है, जैसे एसिटाकोलिन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो तंत्रिका स्रावी रसायन होते हैं, ये तंत्रिका स्रावी रसायन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की क्रियाविधि को बनाए रखने में भी ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अर्थात थायराइड ग्रंथि जो होती है वो तंत्रिका स्रावी रसायन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की क्रियाविधि को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर बात। यानी कि यहां पर हमने 4 कार्यों पर बात की है। सबसे पहला कार्य बताया है कि
यह ऑक्सीकारक उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है और जीव के शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, शीत रुधिर तंतुओं के अंदर यह हार्मोन पराशर नियमन और निर्मोचन में सहायक होता है या निर्मोचन का कार्य करता है। यह हार्मोन एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की क्रिया में सहायक होता है, साथ में तंत्रिकाओं के कार्य को बढ़ाने में सहायक होता है। चौथा कार्य मैंने बताया कि तंत्रिका स्रावी रसायन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की क्रियाविधि को बनाए रखने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसी के साथ थायराइड ग्रंथि के कार्य क्या हुए, समाप्त हुए। देखिए, आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से होने वाले रोग। थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन, ठीक है, से होने वाले रोग। थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से होने वाले रोग। थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से होने वाले रोग। देखिए, एक रोग पर हम चर्चा करेंगे केवल आज, जड़ वामनता। जड़ वामनता या अवटु वामनता। अवटु वामनता या इंग्लिश में बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, NISM, ठीक है, क्रेटिनिज्म। थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावन से कौन से रोग होते हैं? तो पहले रोग पर बात करते हैं, जड़ वामनता या अवटु वामनता के नाम से जानते हैं। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लगभग 8-10 वर्ष के होते हैं, अर्थात जब हम बचपन में होते हैं, ठीक है, तो 8-10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें जब थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब बच्चों के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी कम मात्रा कम हो जाती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम होने पर उन बच्चों के अंदर शारीरिक और मानसिक, ठीक है, वृद्धि, उन बच्चों की शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है या मंद हो जाती है। उन बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो होती है, शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि होती है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है, स्लो हो जाती है, यानी कि मंद हो जाती है। ठीक है, कब होती है? बच्चों में जब थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो बच्चों के अंदर शारीरिक और मानसिक वृद्धि कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं वो बेडौल हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बेडौल हो जाते हैं। बच्चे कैसे रह जाते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं। ड्वार्फ का मतलब वो बौने हो जाते हैं। ठीक है, उन बच्चों के अंदर आधारीय उपापचयी दर के अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। आधारीय उपापचयी दर कैसी हो जाती है, उन बच्चों के अंदर कम हो जाती है। उन बच्चों के जननांग जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में वो बच्चे कैसे होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं वो बच्चे, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जड़ वामनता या अवटु वामनता रोग समझ में आ गया होगा कि बच्चों के अंदर जब थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि कम हो जाती है, मंद पड़ जाती है। बच्चों के अंदर उपापचयी, आधारीय उपापचयी दर कम हो जाती है। बच्चों के अंदर लैंगिक अंग क्या हो जाते हैं, विकसित नहीं होते हैं, और वो बच्चे कैसे होते हैं, बंद हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जड़ वामनता रोग समाप्त हुआ। शेष डिजीज पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।